हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो प्लीज आप सबका स्वागत है आपके अपने प्यारे से लवली प्लेटफॉर्म जिसका नाम है साइंस संग्रह। मैं आपका अपना बड़ा भाई, आपका साथी, आपका शिक्षक अनुसार आप सबका स्वागत करता हूं। एक बार जुड़ जाएंगे सभी बच्चे, फटाफट से जल्द से जुड़ जाएंगे। और आज के इस सेशन का बहुत मजेदार चीजें होने वाली है बच्चों, आप लोग जुड़ जाएंगे फटाफट से। कैसे हैं आप सब लोग? गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। क्या हालचाल? एकदम बढ़िया, झकास, बिंदास। सर नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है। हाँ, थोड़ा बहुत इशू होगा नोटिफिकेशन का, कोई बात नहीं है। नोटिफिकेशन नहीं आया तो भी कोई बात नहीं है। चलो चलो जी बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। और आज का जो सेशन है जिसमें हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट के जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करें। फाइनली स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। और मैं आपको बता दूं कि आज आपके इंग्लिश का क्वेश्चन बैंक का भी क्लासेस है, तो अपना इंटरनेट थोड़ा बचा के भी रखना है। उससे पहले हम लोग इसको कर लेते हैं। जो सवाल काफी इंपॉर्टेंट है जो पूछे गए हैं, कहता है कि भाई वाई इज N2 लेस रिएक्टिव एट रूम टेम्परेचर। N2 जो है कमरे के ताप पर कम क्रियाशील क्यों है? नाइट्रोजन गैस की क्रियाशीलता कम होती है बाकी की तुलना में। इसके पीछे का जो सबसे बड़ा कारण है बच्चों, मैं आपको बता रहा हूं। आपको पता है कि नाइट्रोजन के जो मॉलिक्यूल होते हैं, जो अणु होते हैं, उसमें नाइट्रोजन के 2 एटम दिख रहे हैं। अब इनके बीच आप सब लोग बता दो कौन सा बॉन्ड होता है। आपको पता है ऑक्टेट पूरा करने के लिए भैया ये ट्रिपल बॉन्ड एक दूसरे के साथ रखते हैं। कौन सा बॉन्ड रखते हैं जी? ट्रिपल बॉन्ड रखते हैं बच्चों, यानी कि त्रिआबंध जो आप देखते हो ट्रिपल बॉन्ड। और मैं आपको एक बात बता दूं कि प्यारे बच्चों, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में अक्सर सिंगल बॉन्ड जो होता है, जो सिंगल बॉन्ड होता है उसकी लेंथ बाकी के कंपैरिजन में ज्यादा होता है। सबसे छोटा बॉन्ड अगर देख लिया जाए तो ये ट्रिपल बॉन्ड होता है। जैसे जैसे बॉन्ड मल्टीपल होते जाता है, मतलब कि बंधन की संख्या बहुलता में जाने लगती है, बढ़ने लगता है, तो हम कहते हैं, क्या कहते हैं कि इसकी बॉन्ड की लंबाई कम हो जाती है। अब ये क्रियाशीलता की सारी बात मैं आपको चाहता हूं दिमाग में घुस जाए, ये चीजें थोड़ा जो आप समझ पाए। रिएक्टिविटी की सारी बात इस बात पे डिपेंड करती है जो आज मैंने अपने बैच के अंदर भी पढ़ाया साइंस संग्रह ऐप पे। तो वही एग्जांपल मैं आपको भी यहां देना चाहूंगा कि जैसे आपके घर पे कोई अटैक किया, आपके घर पे कोई अटैक किया तो डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी उस पर री अटैक करते हो। रिएक्शन का मतलब यही है, रिएक्शन का मतलब यही है कि N2 पर कोई XYZ मान लो आ रहा है, आ करके इस पे अटैक करना चाह रहा है, इसके साथ रिएक्शन करना चाह रहा है, तो डिपेंड करता है कि सामने वाला कितनी जल्दी से उसको एक्सेप्ट करे और उसके साथ लड़ भिड़ जाए, रिएक्शन कर जाए। और सामने वाला चाहता है कि मैं इसमें से पहले टूटूं तब तो इसके साथ नया बॉन्ड बनाऊंगा, क्योंकि पहले इसको तोड़ना पड़ेगा तब ये नया बॉन्ड यहां पर बना पाएगा। लेकिन अब कहानी चक्कर यह है कि ये जल्दी टूट नहीं रहा है, क्योंकि इसको टूटने के लिए जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है बच्चों, वो रिक्वायर्ड होती है बहुत ज्यादा, यानी बंधन वियोजन ऊर्जा। इस बंधन को तोड़ोगे नहीं तो इधर कहां से, पहले ब्रेकअप करना तो पड़ेगा तब तो नए रिश्ते यहां पे जुड़ेंगे। तो इनकी जो बंधन वियोजन ऊर्जा होती है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी जो होता है मेरे दोस्त, वो हाई होता है। अब उतने चक्कर में आप वेट कर रहे हो कि उठना चाह रहे हो, घर से बाहर निकलना चाह रहे हो, लेकिन निकल ही नहीं पा रहे हो। क्यों? क्योंकि जहां पे आप बैठे हो पीछे से आपका हाथ खींचा जा रहा है, अरे मत जाओ मत जाओ मत जाओ। सेम सिचुएशन यहां, नाइट्रोजन एक दूसरे के साथ ट्रिपल बॉन्ड के साथ बड़ा मजबूती से जुड़े हुए हैं, तो इनकी जो बंधन वियोजन ऊर्जा होती है, बॉन्ड एंथैल्पी जो होती है, वो काफी उच्च होती है, जिसके कारण इनको बहुत ज्यादा टेम्परेचर की ही जरूरत पड़ती है। और जब आप बहुत ज्यादा टेम्परेचर दोगे, हाई एनर्जी मिलेगी इनकी, तब जाके ये क्रियाशील हो सकते हैं, अन्यथा ये नॉर्मली रूम टेम्परेचर पे तो भैया क्रियाशील होने वाले नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। समझ आ गया है तो एक बार हाथ ऊपर कर दीजिएगा। समझ आ गया तो एक बार हाथ ऊपर कर दीजिएगा। बॉन्ड एंथैल्पी इज हायर इन N ट्रिपल बॉन्ड N। भाई साहब ये सिर्फ और सिर्फ हाई टेम्परेचर पे, मैक्सिमम टेम्परेचर पे ही रिएक्ट कर पाएगा अच्छे से, बिकॉज इसकी बॉन्ड एंथैल्पी उस समय पे रिक्वायर्ड हो जाती है और टूट जाती है। समझ में आ गया? वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया जी, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। चले आगे बच्चों, चले आगे। यस चलिए,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्या होता है जब श्वेत फास्फोरस को CO2 के अक्रिय वातावरण में आप कास्टिक सोडा के साथ छोड़ देते हैं? देखो बच्चों, अगर आप इन डिटेल पढ़े होंगे तो आपने पढ़ा होगा कि फास्फिन कैसे बनाया जाता है। NH3 को अमोनिया कहते हैं और PH3 को फास्फिन कहते हैं, और फास्फिन बनाने की विधि में यही एक विधि आती है एक, कि भाई श्वेत फास्फोरस को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ छोड़ दो तो वो रिएक्शन कर लेता है। NaOH के साथ भी कास्टिक सोडा भी रहना चाहिए। तो फास्फोरस हो गया, व्हाइट फास्फोरस, NaOH और H2O भी है। अब इस रिएक्शन के दौरान में क्या बन गया आपको? PH3। क्या बन गया बच्चों? PH3 CO2 के अक्रिय वातावरण में किसके साथ रिएक्शन करा रहे हो? कास्टिक सोडा के साथ, कास्टिक सोडा के साथ। और ये कास्टिक सोडा सिर्फ नहीं है, उसका विलयन है, जलीय विलयन है, तो कास्टिक सोडा विद वाटर होगा, तो NaOH प्लस में H2O, तो क्या बनता है? फास्फिन गैस। तो आप सीधा लिख सकते हो कि जब श्वेत फास्फोरस को CO2 के अक्रिय वातावरण में सांद्र कास्टिक सोडा विलयन के साथ गर्म करते हैं तो फास्फिन का निर्माण होता है, फास्फिन गैस प्राप्त होती है। व्हेन व्हाइट फास्फोरस इज हीटेड विद NaOH एंड गिवन इन अ न्यूट्रल एटमॉस्फेयर ऑफ CO2 देन PH3 इज फॉर्म्ड, यानी कि फास्फिन गैस बनता है मेरे दोस्त। श्वेत फास्फोरस यानी कि व्हाइट फास्फोरस P4, फास्फोरस नेचर के अंदर एग्जिस्ट करता है P4 के फॉर्म में, नाइट्रोजन नेचर के अंदर एग्जिस्ट करता है N2 के फॉर्म में, ऑक्सीजन एग्जिस्ट करता है O2 के फॉर्म में। तो यहां पर ध्यान रखना है, ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी 2 हो गई, नाइट्रोजन की एटॉमिसिटी 2 हो गई, लेकिन फास्फोरस की 4 हो गई। सल्फर एग्जिस्ट करता है S8 के फॉर्म में। अगर ये सवाल कभी हो तो ध्यान रखिएगा। और कोई भी एलिमेंट जिस स्टेट में नेचर के अंदर एग्जिस्ट करता है, जो अस्तित्व रखता है, उस प्योर अवस्था में उसका ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीकरण अवस्था शून्य होती है। क्या होती है भैया? शून्य होती है। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हालांकि यहां पे जो चीजें है, फास्फिन बनेगा। एक बार सभी बच्चे फास्फिन का फार्मूला लिख दो, एक बार सभी बच्चे फास्फिन का फार्मूला लिख दो। बहुत आसान है, बहुत आसान है। तो आपने सुना होगा, छोटा घाव बड़ा दर्द देता है, इसलिए हर छोटी चीज को दिमाग में रखिएगा, हर छोटी चीज को बिल्कुल दिमाग में रखना होगा। पूछ देगा O2 का ऑक्सीडेशन अवस्था क्या होगा, सोचोगे हे ये तो हमारा इवे कर ला, सब तो हमारा पता है, सब हमको पता है, सब हमको पता है। इतना कहने में पता चलेगा, रिवीजन मिस कर जाइएगा, छोटे छोटे जगह पे गलती करके आदमी आ जाता है। PH3, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, PH3 हो जाएगा। क्या होता है जब PCl5 को गर्म करते हो? व्हाट हैपेंस व्हेन PCl5 इज हीटेड? फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। अब फास्फोरस पेंटाक्लोराइड को जब आप हीट करते हो तो ये PCl3 प्लस में Cl2 में बदल जाएगा, डिकम्पोज हो जाता है, टूट जाता है, सब्लिमेट हो जाता है। भाई गर्म करने पर PCl5 ऊर्ध्वपातित होता है, लेकिन और अधिक गर्म करने पर क्या हो जाता है? वियोजित। तो जब ज्यादा टेम्परेचर दोगे, हीट करोगे, तो ये डिकम्पोज होना मतलब वियोजित, इसके दिल के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। आपने वो देखा होगा ना, एक तो ये दिल हो गया, लेकिन जो इसमें दरार लग जाता है वो वाला दरार इधर होने वाला है। मैं हटा दूं, नहीं तो काफी बच्चे कहेंगे सर कहां जा रहे हैं। हम बोले हम तो जा रहे हैं PCl3 और Cl2 के पास। नहीं सर, आप तो दिल तोड़ रहे हो किसी का। PCl5 डिकम्पोज कर दिया, हीट कर दिया, PCl3 और Cl2 में बदल गया। समझ आ गया? समझ आ गया जी? यस, बहुत सुंदर। चलिए, H3PO4 की क्षारकता क्या हुई? बेसिसिटी पूछ रहा है। जब भी ऐसे सवाल आपके सामने आए, आपको क्या करना है? स्ट्रक्चर बना करके, स्ट्रक्चर बना करके, क्या है ये? H3PO4 है, तो यहां पर भी OH होगा। ला 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 ली ला 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 ला, आ जाइए। हाँ, क्या है कि भैया 4 गो O है, तो 1 2 3 H हो गया, 4 O हो गया। चलो बच्चों ध्यान देना, सवाल पूछ रहा है बेसिसिटी। इस तरह का जो भी सवाल आएगा, आपको नंबर ऑफ OH बॉन्ड पे फोकस करना है। कहां पे फोकस करना है? नंबर ऑफ OH बॉन्ड पे। यहां पे OH 1 1 2 और 1 3, तो नंबर ऑफ OH बॉन्ड कितना हो गया? नंबर ऑफ OH बॉन्ड जो है बच्चों वो कितना हो गया? 3 हो गया। इसलिए हम कहेंगे क्या कि इसकी जो बेसिसिटी है वो कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। क्लियर है? अगर H3PO3 का पूछ दे तो आप स्ट्रक्चर बना के निकाल लीजिएगा। ठीक ठीक।
ठीक, आगे चलिए, अभी बहुत रिवीजन भी कराएंगे। H2O इज अ लिक्विड तथा H2S गैस है। क्यों भाई? H2O इज अ लिक्विड एंड H2S इज अ गैस। इसके पीछे का कारण क्या है? पहले तो ये सोचो, ये सवाल बना क्यों? सवाल में यूनिकनेस क्या है? कंपैरिजन कहां स्टार्ट होता है? बहुत बड़ा गैप में कंपैरिजन नहीं होता है, कंपैरिजन सेम जोन के अंदर होता है। आप जहां पे हैं आपका कंपैरिजन वहीं के लोगों के साथ होगा। ऐसा नहीं है कि आप इंडिया में हैं तो अमेरिका के लोगों के साथ कंपैरिजन कर पाएंगे। इंडिया अमेरिका लेवल पे अलग करेगा, लेकिन आप अपने गांव में बैठे हुए अमेरिका का कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे। हाँ, लेकिन आप गांव में हैं तो आपका कंपटीशन आपके पड़ोसी से होगा, आपके पट्टीदार से होगा, वहां के लड़कों से होगा, वहां आसपास के लोगों से होगा। ऐसा नहीं कि 100-200 किलोमीटर दूर का लड़का के साथ आपका कंपटीशन चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता है। विशेष करके अगर हम ऐसे बात करें इन जनरल, H2O और H2S में कंपटीशन यहां पे क्यों हो रहा है? क्या ये कंपटीशन है? हम कह सकते हैं कंपटीशन है, पर बेटर कहना होगा कंपेयर किया जा रहा है H2O और H2S। कहानी ये है बच्चों कि ग्रुप 16 जिनको चैल्कोजन कहा जाता है, ग्रुप 16 के अंदर जो एलिमेंट आते हैं, जो तत्व आते हैं, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम, ये होते हैं। क्या होते हैं जी? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम। अब सवाल है कि इनका जो हाइड्राइड बनता है वो H2E के फॉर्म में बनता है। ग्रुप 16 का जो तत्व है वो अपना हाइड्राइड ऐसा बनाता है, E मतलब एलिमेंट ऑफ ग्रुप 16, तो H2O बन जाएगा, उसी प्रकार से H2S बन जाएगा, उसी प्रकार से H2AC बन जाएगा एंड सो ऑन, ऐसे ही बनते चला जाएगा। यानी कि सेम ग्रुप से हाइड्राइड बनाए गए हैं। जब ये दोनों एक ही ग्रुप से हैं तो भाई ये लिक्विड क्यों हो गया, ये द्रव क्यों हो गया और ये गैस क्यों हो गया? पॉइंट यहां पे है। तो इसके पीछे का जो मेन लॉजिक है, आंसर है, वो है भैया हाइड्रोजन बॉन्ड। अब ऑक्सीजन का साइज छोटा होगा, सबसे ऊपर है, साइज छोटा हो गया, दैट मींस कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाईएस्ट हो गई, इसकी विद्युत ऋणात्मकता उच्च हो गई। अब विद्युत ऋणात्मकता उच्च होने के कारण और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भी होने के कारण और हाइड्रोजन भी मिल जाए तो कहते हैं सोने पे सुहागा हो जाए। तो हाइड्रोजन भी बगल में है, लोन पेयर भी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी उच्च है, तो मेरे दोस्त इसके साथ क्या बनाएगा? ये हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। एक एक चीज कुछ करके समझो, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है लेकिन इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है। अब कहानी ये हो गई कि इसमें स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसमें स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड है। अब जब स्ट्रॉन्ग का केस आ गया तो कहानी यहां तक आई कि भाई देखो, दो पार्टिकल बहुत सटे हुए हैं, थोड़ा गैप में आ गए और ये बहुत गैप में चले गए, ये बहुत गैप में चले गए। चलो अब आप सोचिएगा कि जो बहुत पास में है उसको कहते हैं सॉलिड स्टेट, और ये हो गया लिक्विड स्टेट, और जो बहुत दूर है वो क्या हो गया? गैस स्टेट। अब इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड लग रहा है तो इसके मॉलिक्यूल पास पास तो आएंगे ही ना। पास पास आने से कौन सा स्टेट मिल जाएगा? लिक्विड। बहुत पास तो नहीं आ सकता है, बहुत पास तो नहीं आ सकता है, जिसमें नहीं बना वो तो बहुत दूरी पर है, तो गैस अवस्था में चला गया। सीधी सीधी जो दिमाग में रखने के लिए जो मैं आपको बता रहा हूं कि इस तरीके से आप दिमाग में रख सकते हो। H2O के अणुओं के बीच प्रबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, जबकि H2S के अणु के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता है, मध्य नहीं होता है। तो भाई स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, इसी वजह से इसको। अब इसका एक सवाल भी है कि इसका क्वथनांक भी ज्यादा होगा। कारण क्या है? क्योंकि इसको ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है, बिकॉज इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है भैया। समझ में आ गया होगा। चलिए आगे आ जाइए। ओजोन जो है एक प्रबल ऑक्सीकारक की तरह क्यों क्रिया करती है? वाई डज O3 एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? क्योंकि ओजोन को जब आप हीट करते हो, गर्म करते हो, इसके पास क्षमता है O2 प्लस O में कन्वर्ट होने की। ये नवजात ऑक्सीजन बना सकता है। नवजात ऑक्सीजन के कारण, नवजात ऑक्सीजन के कारण ये एक प्रबल ऑक्सीकारक की तरह काम करता है। ड्यू टू इट्स हाई कैपेसिटी टू जनरेट ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन एटम को जनरेट करने की कैपेसिटी रखता है। ये गर्म करने पर O2 प्लस O में डिकम्पोज हो जाता है, टूट जाता है, इसलिए ये बहुत अच्छा एक प्रबल ऑक्सीकारक कहलाएगा।
Cl2 की विरंजक क्रिया के कारण है ऑक्सीडेशन, सीधा सीधा है, एक लाइन में समझ जाइए। उन दो विषैली गैसों का नाम बताइए जो क्लोरीन गैस से बनाई जाती है। एक तो क्लोरीन गैस वाला विषैला गैस फास्जीन होता है, पॉइजनस वाला COCl2, और दूसरा टीयर गैस जिसको हम अश्रु गैस कहते हैं, CClNO2। CClNO2 अश्रु गैस है। एक बार चैट सेक्शन में सभी बच्चे लिख दो ताकि आपका रिवीजन हो जाएगा। फास्जीन को लेकर के बराबर सवाल पूछा जाता है कि भाई क्लोरोफॉर्म को जब आप खुले हवा में छोड़ देते हो तो कौन सा विषैला पॉइजनस गैस बनाता है। जब आप क्लोरोफॉर्म को खुले हवा में छोड़ देते हैं भैया जी तो क्या होता है, बन जाता है पॉइजनस गैस फास्जीन। और क्लोरोफॉर्म स्वयं में निश्चेतक होता है, चेतना विहीन कर देगा, तुरंत स्प्रे कहीं मार दीजिएगा और कुछ देर के लिए बेहोशी हो गई। ट्रेन में लूटपाट ऐसा ही ना हो जाता है, बाद में सब गहना होना चोरी हो गया, मोबाइल चोरी, दादा सब चोरी हो गया, यही कहानी हो जाती है भीड़ भाड़ में। तो फास्जीन गैस कैसे बनता है बच्चों, जब आप क्लोरोफॉर्म को, ये मैं बता रहा हूं इसलिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है, खुले हवा में छोड़ देते हो तो COCl2 जिसको आप फास्जीन कहते हो। फास्जीन क्लोरीन से बना। अश्रु गैस, कई बार भीड़ में क्या होता है, अश्रु गैस छोड़ दिया जाता है, मूवी वगैरह में भी आप देखे होंगे और रियल में भी ये होता है, तो CClNO2, CClNO2 समझ आ गया है। क्यों डाई ऑक्सीजन एक गैस है जबकि सल्फर एक ठोस है। अब देखिए बच्चों, डाई ऑक्सीजन का मतलब O2 हो गया। ऑक्सीजन का आकार छोटा होता है, ऑक्सीजन का आकार क्या होता है, छोटा होता है, और छोटा आकार पे इसका जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन ही आपस में लड़ने लगते हैं, विकर्षण होने लगता है, यानी कि प्रतिकर्षण, रिपल्सन जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। ऑक्सीजन इतनी सी एकदम इतना सा छोटा सा एटम हो गया, और इसी पे इसके अनपेयर्ड जो इलेक्ट्रॉन है, अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, सॉरी लोन पेयर, अनबॉन्डेड जो बॉन्ड नहीं बनाया है, जो किसी से भाग नहीं लिया है, वो क्या हो रहा है, आपस में ही रिएक्शन करने लगा। अब रिएक्शन का मतलब यहां पे क्या है, रिपल्सन करने लगा। एक एक्शन कर रहा है तो दूसरा उस पे रिएक्शन दे दिया। वो दोनों चूंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन है, देखो जैसे मान लो ये ऑक्सीजन है, यहां पे ये इलेक्ट्रॉन है और यहीं पे ये इलेक्ट्रॉन है, और वैसे में भी इधर देख लो, O2 आपस में कौन सा बॉन्ड बनाएगा, O2 आपस में कौन से बॉन्ड बनाता है, N2 क्या बनाता है, ट्रिपल बॉन्ड। O2 आपस में डबल बॉन्ड बना लिया। अब इनका जो ये इलेक्ट्रॉन है ये आपस में ही रिपल्सन करने लगता है, क्योंकि छोटा आकार है, इलेक्ट्रॉन माइनस होता है, ये भी माइनस ही होता है, तो सेम चार्ज में क्या होता है, रिपल्सन होता है, प्रतिकर्षण होता है। इसके कारण से क्या होता है, देख लो ये यही सब केस इसमें है। जबकि सल्फर में क्या होता है कि बड़ा होने के कारण, इसका आकार बड़ा होने के कारण इसमें प्रतिकर्षण कम होता है। इस चक्कर में जब यहां पे ऑलरेडी रिपल्सन हो रहा है, ऑलरेडी रिपल्सन हो रहा है, दूर भाग रहा है, पास रहना पसंद नहीं कर रहा है, तो इसको तोड़ने के लिए हमें कम एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि ये तोड़ने को और पहले से ही सपोर्ट कर रहा है कि साथ में नहीं रहेंगे, रिपल्सन हो रहा है, रिपल्सन हो रहा है, तो आप और कम ऊर्जा यहां पे दोगे। O बॉन्ड के लिए वियोजन ऊर्जा कम होती है, लेकिन सल्फर के लिए वही ज्यादा होगा। समझ में आ गया, यस। इस वजह से डाई ऑक्सीजन क्या हो गया, गैस हो गया, और ये क्या हो गया, ठोस हो गया। हैलोजन प्रबल ऑक्सीकारक क्यों होता है, हैलोजन क्योंकि इनके अंदर इलेक्ट्रॉन गेन करने की क्षमता, इलेक्ट्रॉन गेन मतलब ग्रहण करने की क्षमता बहुत ज्यादा है, ग्रहण करने की जो क्षमता है बहुत ज्यादा होती है, क्षमता बहुत ज्यादा होती है, ज्यादा होती है। किनके अंदर, इनके अंदर। अब भैया हैलोजन है, हैलोजन को देख लीजिए, आप यहां पे देख रहे होंगे 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, इनका स्टक पूरा हो जाएगा, देखिए स्टेबल हो जाते हैं, अक्रिय गैस वाली सिचुएशन में चले जाते हैं, इस वजह से ये प्रबल ऑक्सीकारक कहलाएंगे। हैलोजन रंगीन क्यों होता है, इसके पीछे का कारण है कि हैलोजन अणु जो होता है बच्चों प्रकाश का अवशोषण करता है, तब जाके बाह्य इलेक्ट्रॉनिक उत्तेजित होकर के उच्च ऊर्जा स्तर को टच कर लेता है, और इसके कारण रेडिएशन उत्सर्जित होता है जो कि कलर बना देता है, किसको, कलरफुल दिखाता है उस हैलोजन अणु को। When halogen molecules absorb light, the outer electron gets excited and touches a higher energy level and emits radiation। और ये जो एमिशन हो रहा है रेडिएशन का, जो उत्सर्जित हो रहा है विकिरण,
उसके कारण हैलोजन अणु कैसा दिखाई देगा? रंगीन दिखाई देगा। हैलोजन अणु कैसा दिखाई देगा? रंगीन दिखाई देगा। नाइट्रोजन, देखो अमोनिया है बच्चों, अमोनिया को किस विधि से बनाते हो? ये याद रखना, हैबर विधि से बनाते हो। किस विधि से बनाते हो? हैबर विधि से। हैबर विधि में जो उत्प्रेरक इस्तेमाल करते हो वो कौन सा, एक बार चैट सेक्शन में बता दो। लोहे का चूर्ण, Fe का पाउडर इस्तेमाल करते हो। अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन पे जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो पूछता है आपसे बराबर, क्या बताइएगा भाई? लोन पेयर देख लेना है और प्लस में सिग्मा बॉन्ड देख लेना है। ये सिंगल 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 यानी कि 3 सिग्मा और प्लस में 1 लोन पेयर। टोटल एच का वैल्यू कितना हो गया? 3 + 1 4 यानी कि sp3। बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अब आ जाइए, नाइट्रिक अम्ल से रिलेटेड सवाल पूछता है कि HNO3 को किस विधि से बनाते हो? आपका जवाब होना चाहिए ओस्टवाल्ड विधि से बनाते हैं। किस विधि से बनाते हैं? ओस्टवाल्ड विधि से बनाते हैं। और इसमें जो उत्प्रेरक के रूप में इस्तेमाल होता है वो प्लैटिनम की जाली इस्तेमाल होती है। ठीक है। अगर आपसे पूछता है ओलियम, ओलियम के लिए क्या कहोगे? H2S2O7, जिसको आप क्या कहते हो? ओलियम। ओलियम अगर बनाना हो तो ओलियम बनाने के लिए आप कौन सी विधि का इस्तेमाल करते हैं? संपर्क विधि, अंग्रेजी में कहते हैं कॉन्टैक्ट प्रोसेस। या अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड भी बनाना चाहते हो, इसको आपको बनाने के लिए क्या चाहिए? सल्फ्यूरिक अम्ल। इसको भी बनाने के लिए कौन सी विधि का इस्तेमाल किया जाता है? प्रायः संपर्क विधि, कॉन्टैक्ट प्रोसेस। और इस विधि के अंदर जो आप उत्प्रेरक इस्तेमाल करते हैं उसका नाम क्या हो जाता है जी? वैनेडियम पेंटाऑक्साइड V2O5। वैनेडियम पेंटाऑक्साइड V2O5, इसमें आप कैटलिस्ट यूज करते हैं। सवाल पूछता है कि H2S2O7 में क्या मिलाया जाए कि सल्फ्यूरिक अम्ल बन जाए? सॉरी, मैं गलती बोल दिया। सल्फ्यूरिक अम्ल में क्या मिलाया जाए कि ओलियम मिल जाए? क्या मिलाया जाए कि ओलियम बन जाए? H2S2O7। H यहां पे 2 था, यहां पर भी 2 था। S यहां पे 1 है, यहां 2 है, यानी 1 S और चाहिए। O यहां पे 4 है, यहां 7 है, यानी कि और कितना चाहिए? 3। तो जवाब क्या हो गया? SO3। जवाब क्या हो गया बच्चों? SO3। समझ आ रहा है? ऑक्सीडेशन अवस्था आपको पूरी तरह से पता होना चाहिए। ऑक्सीडेशन अवस्था पूरी तरह से पता होना चाहिए। PCl5 क्या होता है? एक अच्छा ऑक्सीकारक होता है। PCl3 का स्ट्रक्चर आपके माइंड में होना चाहिए। PCl5 का स्ट्रक्चर आपके माइंड में होना जरूरी है। समझ आ गया? 5 नंबर के सवाल में मैं आपको बता दूं, हैबर विधि वाला पूरा सिद्धांत, प्रक्रिया और चित्र दिमाग में रहना चाहिए बोर्ड एग्जाम के लिए। ओस्टवाल्ड विधि से नाइट्रिक अम्ल कैसे बनाया जाता है, पूरी क्रिया विधि, पूरा सिद्धांत पूरा दिमाग में रखना है कि हाँ क्या क्या कैसे कैसे होता है। और इन दोनों के डायग्राम भी बहुत आसान होते हैं। इन दोनों के डायग्राम बहुत आसान होते हैं। अगर एग्जाम में डायग्राम सहित पूछता है तो आप जरूर बनाइए। 5 नंबर के क्वेश्चन में ये सवाल पूछे जाने की बहुत संभावना होती है, कई बार पूछा गया है। संपर्क विधि से सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की पूरी सिद्धांत, प्रक्रिया और रिएक्शन। संपर्क विधि से जब आप बनाते हो, क्या बनाते हो? सल्फ्यूरिक एसिड। तो जो प्रोसेस होता है उसमें रिएक्शन आपसे पूछे जा सकते हैं। क्या पूछे जा सकते हैं बच्चों? रिएक्शन पूछे जा सकते हैं। समझ आया? किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। इसमें से किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। नो प्रॉब्लम। चलो, अब मैं आप लोगों से कुछ सवाल पूछ लूं। हमारे पास कुछ क्वेश्चंस के सेट है। मैं चाहता हूं आप सब लोग से कुछ सवाल पी ब्लॉक से रिलेटेड पूछ लूं। पी ब्लॉक से रिलेटेड कुछ सवाल पूछ लूं जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा और पूछे हुए सवाल है। चलो एक सवाल जो पूछता है, ग्रुप 1 के तत्वों को क्या कहते हैं? ग्रुप 1 में क्या आ गया? लीना का रिबन किसने फाड़ा? ऐसे हाइड्रोजन भी रहता है, किसने फाड़ा? ग्रुप 1 के तत्वों को क्या कहते हैं बच्चों? ग्रुप 1 के तत्वों को कहते हैं क्षार धातु। क्षार धातु, क्षार धातु यानी कि एल्कली मेटल्स, ये याद रखना है, एल्कली मेटल्स। उसके बाद अगर आपसे ग्रुप 2 के बारे में पूछा जाए, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, इसको क्या कहते हो? क्षारीय मृदा धातु। क्षारीय मृदा धातु यानी कि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है, ये पूरा दिमाग में रखना है आपको, ये सवाल पूछे जा सकते हैं। चलो, ग्रुप 15 को निकोजन कहते हैं, ग्रुप 16 को चैल्कोजन कहते हैं, ग्रुप 17 को हैलोजन कहते हैं और 18 को नोबल गैसेस कहते हैं।
कौन सी गैस है जो जल में एकत्र नहीं हो सकती? कौन सी गैस है जो जल में एकत्र नहीं हो सकती है? SO2 को आप जल पर एकत्र नहीं कर सकते हैं, एकत्र नहीं कर सकते हैं, कलेक्ट नहीं कर सकते हैं, ओवर वाटर नहीं कर सकते हैं। समझ आ गया? उसके बाद अगला, अगर आपसे पूछे कि सबसे कम क्वथनांक वाली गैस कौन है, सबसे कम क्वथनांक वाली गैस कौन है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग ध्यान रखना है। सबसे कम क्वथनांक वाली गैस अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपको मिलेगा, तो हीलियम का ध्यान रखना है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन H2O, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन में आपको ध्यान रखना है। चलो जी, उसके बाद अगर आपसे पूछ देता है XeF4 की ज्यामिति कैसी है, ज्यामिति ज्योमेट्री कैसी है, तो आप क्या कहोगे? चतुष्फलकीय नहीं, वर्ग तलीय, वर्ग तलीय। ठीक है, कोई दिक्कत बच्चों? XeF4 का ये हो गया। आगे चलिए, अगर आपसे पूछा जाए बल्ब में भरने के लिए कौन से गैस का इस्तेमाल किया जाता है, तो बल्ब में भरने के लिए, बल्ब में भरने के लिए आर्गन गैस का इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल किया जाता है बच्चों? आर्गन गैस का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए, H2SO4, H2SO4 की भास्मिकता अगर आपसे पूछ दे, क्षारीयता पूछ दे, तो क्या कहोगे? OH बॉन्ड कितना होता है इसमें? 2 हो जाता है। OH बॉन्ड कितना हो जाता है इसमें? 2 हो जाता है। अगर आपसे पूछता है बिस्मथ की सबसे अस्थाई ऑक्सीकरण अवस्था, सबसे अस्थाई ऑक्सीकरण अवस्था, सबसे अस्थाई यानी कि स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, अस्थाई ऑक्सीकरण अवस्था, तो क्या कहोगे? +3, +3। चलो, +3। समझ आ रहा है सबको? समझ आ रहा है सबको? सब बताते चलो, सब बताते चलो। मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ बिस्मथ क्या कहिएगा? +3 होता है, +3 होता है। चलो, PCl5 एक प्रकार का ऑक्सीकारक है, यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये सवाल भी अगर पूछे तो बना सकते हो, धुआं उड़ा सकते हो। अगला देख लो, H3PO4 की बेसिसिटी पूछे आपसे, H3PO4 की क्षारकता, बेसिसिटी, तो क्या बोलोगे बच्चों? H3PO4 का स्ट्रक्चर बनाया था शायद हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले, तो हमने देखा कि उसमें 3 OH ग्रुप मिले थे। तो 3 OH ग्रुप के कारण ये 3 हो गया, क्योंकि भैया इसमें 3 OH समूह है, 3 OH समूह पाए जाते हैं, और इसमें 2 OH समूह पाए जाते हैं, इसलिए उसकी क्या हो गई? 2 हो गई। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब नाइट्रिक अम्ल का ये सब फार्मूला पूछेगा तो बता दोगे ना? नाइट्रिक एसिड का फार्मूला अगर पूछे तो ये सब तो बता ही सकते हो, ये पूछा हुआ अलग ही सवाल है। नाइट्रिक अम्ल का मतलब क्या हो गया? HNO3। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी को? बताइए, किसी को कोई परेशानी? नो। चलो, O2 एंड O3 क्या है? ऑक्सीजन और ओजोन, ये अपरूप होते हैं। इसको क्या कहते हैं हम लोग? एलोट्रोप्स कहते हैं। क्या कहते हैं जी बच्चों? एलोट्रोप्स कहलाएगा ये। आगे आ जाओ, आगे देखो, अगर आपसे पूछा जाता है कि हालांकि डी ब्लॉक में तो हम नहीं जाएंगे, डी ब्लॉक का क्वेश्चन याद आ रहा है, लेकिन वो नहीं, हमें पी ब्लॉक में ही अभी रहना है, और पी ब्लॉक का ही हम सवाल अभी सोच रहे हैं आपसे उठाएं। हाँ, ये भी एक सवाल बन सकता है क्या? ओलियम में H2SO4 के अलावा कौन सा कंपोनेंट, कौन सा अवयव होगा? कौन सा अवयव होगा किसमें? ओलियम में। अब भैया ये बताओ, ओलियम का मतलब क्या हो गया? H2S2O7। तो इसके अंदर जो H2SO4 है, इसके साथ और क्या होगा? तो और क्या होगा भैया? SO3 होगा। तभी तो S और S S2 बन जाएगा, और O 4 और 3 क्या बन जाएगा? 7। कोई दिक्कत किसी को? नहीं। तो ये चीज भूलना नहीं है बच्चों, ये बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल सब होते हैं। चलिए आगे देख लीजिए, अगर आगे आपसे पूछे डी का तो नहीं, पी का ही पूछ सकता है।
पी ऑर्बिटल का आकार कैसा होता है? पी ऑर्बिटल का जो आकार होता है बच्चों डमरू की तरह होता है, जिसको हम लोग डम्बबेल कह सकते हैं। और डबल डम्बबेल किसका होता है? डी का। डबल डम्बबेल किसका होता है? डी का। अम्लराज की बात करें अगर आपसे, अम्लराज यानी एक्वा रेजिया, क्या एक्वा रेजिया की बात करें, एक्वा रेजिया में बच्चों क्या होता है? HCl और HNO3, सांद्र HCl रहेगा, सांद्र HCl और अनाद्र दोनों तो सांद्री रहेंगे ना, और सांद्र नाइट्रिक एसिड। एक सेकंड, हम रेशियो लिख रहा है ना, सिचुएशन थोड़ी लिखना है। HCl और HNO3 का रेशियो कितना होगा एक्वा रेजिया के अंदर? 3:1। ध्यान रखना है बच्चों, अगर स्टार्टिंग में HCl हो तो 3 स्टार्टिंग में होना चाहिए। अगर उलट दिया, HNO3 पहले लिख दिया और फिर HCl लिख रहा है, तो आपका भी आंसर उलट पलट जाना चाहिए, 1:3 हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए? 1:3। जितने भी अक्रिय गैस होते हैं बच्चों वो एक परमाणविक होते हैं, जितने भी अक्रिय गैस हैं वो सब मोनो एटॉमिक होते हैं, एक परमाणविक गैस कहलाएंगे, गैस कहलाएंगे लेकिन एक परमाणविक कहलाएंगे, यानी कि मोनो एटॉमिक कहेंगे हम उनको। क्या कहेंगे? मोनो एटॉमिक। समझ आ रहा है? एक बार सभी बच्चे बताएंगे समझ आ रहा है? कोई दिक्कत? किसी को कोई प्रॉब्लम? फटाफट से बताइए। नो प्रॉब्लम। चलिए नेक्स्ट, आगे आपके सामने ये हो सकता है कि सर वर्ग 15 के या 16 के तत्व को क्या कहते हैं? वर्ग 16 के तत्व को चैल्कोजन कहते हैं, चैल्कोजन या कैल्कोजन भी लिखता है, चैल्कोजन, जन चैल्कोजन कहते हैं। ठीक है। वर्ग 17 के तत्वों को क्या कहते हैं? के तत्व को हैलोजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हैलोजन कहा जाता है। ये स्टार्टिंग में भी शायद हमने लिखा था ना। हाँ, आगे चलो बच्चों, आगे आगे आपसे सवाल हो सकता है कि सबसे ज्यादा प्रबल बंधन किसका होगा? किसमें भाई? F2 में, Cl2 में, Br2 में और I2 में। आपका जवाब क्या होगा? अब चलिए इसका जवाब आप लोग दे दीजिए। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा बता दीजिए सभी लोग। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रबल बॉन्ड किसका होगा? देखो इसका आकार बहुत छोटा हो जाता है, तो अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा कि छोटे आकार के कारण इनके इलेक्ट्रॉन में ही आपस में रिपल्सन हो जाता है, इसलिए ये मजबूती से सामने खड़ा हो जाएगा, ये मजबूती से सामने खड़ा हो जाएगा। अब चलो P4 स्ट्रक्चर को लेकर के अगर हम बात करें, P4 संरचना, P4 की संरचना को लेकर के जो सवाल हमारे सामने बनता है वो ये बनने वाला है कि भाई P4 1 2 3 4 और ये ऐसे होता है। अब बच्चों इसमें टोटल PP सिंगल बॉन्ड कितना है बताइए? PP सिंगल बॉन्ड कितना हो गया? PP सिंगल बॉन्ड की संख्या 1 2 3 4 5 6। PP सिंगल बॉन्ड की संख्या कितनी हो गई? 6। उसके बाद आप समझ लीजिएगा हाँ ठीक है, लोन पेयर की बात कर लिया जाए, क्योंकि लोन पेयर भी पूछ सकता है ना। PP सिंगल बॉन्ड हमने देख लिया 1 2 3 4 और एक ये PP हो गया और एक ये PP हो गया, 5 1 6। अब चलो अब देखना ये है लोन पेयर, 1 इस पे भी बचेगा, 3 2 5 3 2 5 इस पे भी बचेगा और इस पे भी बचेगा, तो टोटल लोन पेयर कितना हो गया? 4। यानी कि इसमें 4 लोन पेयर भी होता है और एंगल स्ट्रेन कितना हो जाएगा? 60 डिग्री का। ये कितना हो जाएगा? 60 डिग्री का। तो ये भी ध्यान में रखना है बच्चों, ये भी ध्यान रखना है सभी लोगों को, कोई भूलेगा नहीं, कोई नहीं भूलेगा बच्चों, एकदम परेशान नहीं होना है। यस, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। चलिए नेक्स्ट आगे चलिए। अगर आपसे सवाल पूछ दिया जाए कि बताइए भाई SF6 में सल्फर का ऑक्सीकरण अवस्था कितना होगा? SF6 के अंदर
सल्फर का ऑक्सीकरण अवस्था कितना होगा, जरा बता दीजिए निकाल करके। तो आप वैसे भी निकाल सकते हैं, जनरली बहुत आसान सवाल है, निकाल के बताओगे। SF6 की बात कर रहा है, SF6 में सल्फर का ऑक्सीकरण अवस्था कितना आएगा, सीधा सीधा है, क्योंकि S जिसका निकालना है उसका X मान लो। वैसे भी बहुत जो होनहार बच्चे होंगे वैसे ही -6 है, उधर गया +6 कह दोगे, सही बात है। -1 × 6 बराबर में 0, x - 6 बराबर 0, तो x बराबर में क्या हो गया +6। वैसे भी आंसर +6 आप सबका होना चाहिए, +6 होना चाहिए। चलो आगे बढ़े, कोई दिक्कत? सर हीरे को लेकर के सवाल आता है, हीरे में कार्बन का प्रसंकरण, हीरे में कार्बन का प्रसंकरण, कार्बन का प्रसंकरण, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन डायमंड। चलो जी ये देख लो बच्चों, अगर आप डायमंड का स्ट्रक्चर का छोटा सा हिस्सा आप अगर ड्रॉ करते हैं, ये एक कार्बन अन्य 4 कार्बन के साथ जुड़ा होता है, एक यहां पे, एक यहां पे और एक यहां पे, इस तरीके से। अब आप इसको और ड्रॉ करके आगे जा सकते हो, ये कार्बन है, ये सब के सब क्या हो गए बच्चों, कार्बन हो गया। अब सवाल ये है कि सर इस कार्बन का प्रसंकरण क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, सिंगल बॉन्ड कितना हो गया, 1 2 3 4, तो 4 सिंगल बॉन्ड के लिए तो भैया sp3 ही होगा ना, तो हीरे में कार्बन का प्रसंकरण क्या हो जाएगा, sp3। इस बात का पूरा ध्यान रखो, सभी बता दो फटाफट से, sp3 हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन। सारे बच्चे बताते चलो, प्रैक्टिस करते चलो। अब चलो बच्चों आपके सामने एक मैं लिख रहा हूं, अम्लीयता का क्रम, अम्लीयता का क्रम, ऑर्डर पूछ रहा है किसका, एसिडिटी का। एसिडिटी का ऑर्डर अगर आपसे पूछा जाए तो आपके सामने ना एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि भाई हमारे सामने HClO है, HClO2 है, HClO3 है और HClO4 है, यह ऑप्शन रहेगा। निम्नलिखित में कौन सबसे ज्यादा प्रबल है, ये पूछ देगा। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है, विच ऑफ द फॉलोइंग करके ऐसे इंग्लिश में सवाल पूछेगा या हिंदी में पूछेगा। आपको ध्यान रखना है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन ग्रुप जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे ये क्या हो जाएगा, एसिडिटी इसकी भी क्या होती चली जाएगी बच्चों, बढ़ती चली जाएगी। कोई दिक्कत वाली बात, नो प्रॉब्लम, समझ आ गया, किसी को कोई प्रॉब्लम? चलिए आगे बढ़े बच्चों, फटाफट से बता दीजिए सभी लोग, आगे बढ़े आगे बढ़े। चलो अब एक चीज ध्यान रखना, अगर आपसे P4 की ऑक्सीकरण अवस्था की बात करें, P4 की ऑक्सीकरण अवस्था, तो 0 कहना, क्योंकि फास्फोरस जो है नेचर के अंदर P4 के फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है। फास्फोरस जो है भैया वो नेचर के अंदर P4 के फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है। अगर आपसे पूछ रहा है सल्फर का, S8 की ऑक्सीकरण अवस्था अगर आपसे पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है, S8 का ऑक्सीकरण अवस्था, तो भैया ये भी क्या हो जाएगा, 0, ये भी क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। अगर अमोनिया का फॉर्मूला पूछे NH3 कहोगे, लेकिन अगर आपसे फास्फीन का फॉर्मूला पूछे तो क्या कहोगे, फास्फीन का फॉर्मूला पूछे तो क्या कहोगे, फास्फीन के लिए क्या कहोगे, PH3, क्या कहोगे, PH3। अगर आपसे ओलियम का फॉर्मूला पूछ दे तो क्या कहोगे, H2S2O7, H2S2O7। अगर आपसे नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला पूछ दे तो क्या कहोगे, नाइट्रिक अम्ल के लिए कह देना HNO3, नाइट्रिक एसिड। अगर आपसे सल्फ्यूरिक अम्ल का पूछे, ये सब तो याद है, बस मैं वैसे ही लिख दे रहा हूं ताकि आपको फाइनली एक बार रिवीजन हो जाएगा, H2SO4। चलो बताओ, किसी को कोई परेशानी, किसी को कोई परेशानी, नो परेशानी। चलो ठीक है, आगे आ जाओ, आगे कुछ और बता दें। यस, अब यहां पे जो P ब्लॉक की बात अगर हम कर रहे हैं, P ब्लॉक में ग्रुप 13, ग्रुप 14, ग्रुप 15, ग्रुप 16, ग्रुप 17 और ग्रुप 18। ठीक है, अब ये समझिएगा इसमें कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, बाल, गंगाधर,
इंडियन तिलक, काशी जी शंकर पार्वती, नाना पापा आंटी सब बीमार, या न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बीमार। ओम शंकर से टेलीफोन पूछो। उसके बाद फिर कल बाहर आई आंटी, और इसमें तो आपको पता है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन एंड रेडॉन। लेकिन जो हीलियम होता है बच्चों वो एस ब्लॉक का एलिमेंट होता है। किस ब्लॉक का है? एस ब्लॉक का। बस नेचर इसका इनर्ट गैस की तरह इसलिए वहां पर रखा गया है। तो ये सारी चीजें आपके माइंड में होना चाहिए। आपसे सवाल पूछा जा सकता है। क्या पूछा जा सकता है भाई? ये पूछा जा सकता है कि विकर्ण संबंध कौन किसके साथ दिखा रहा है। विकर्ण डायगोनल वाला, डायगोनली पूछ देगा। दूसरा चीज कि ये किस ब्लॉक का तत्व है, पी ब्लॉक का है कि डी ब्लॉक का है, या स्पेशली पूछ दिया सल्फर किस वर्ग का तत्व है। हो सकता है पूछ देगा निम्नलिखित में से कौन ग्रुप 16 में या वर्ग 16 में ऑक्सीजन के साथ आता है। तो ये सब ध्यान रखना है। ये नाइट्रोजन, देखो ये सारी चीजें आपको पता है। ये कार्बन हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, स्टेनम हो गया, और ये लेड हो गया। नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ, ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेलुरियम पोलोनियम, ये हो गया आपका फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एंड एस्टेटिन। एस्टेटिन जो है बच्चों वो रेडियो एक्टिव होता है, इस पे ज्यादा आपको फोकस नहीं करना है। उसके बाद ये हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन एंड रेडॉन, ये सबके सब अक्रिय गैस कहे जाते हैं। लेकिन मैं जेनॉन को ऐसे घेर रहा हूं, इसके पीछे क्या है कि जेनॉन कुछ यौगिक बना सकता है। जेनॉन कुछ विशेष परिस्थितियों में कुछ कंपाउंड्स बना सकता है, और वो कंपाउंड बना सकता है फ्लोराइड का, ऑक्साइड का, ऑक्सीफ्लोराइड का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं सर। अब इसमें विशेष जो ग्रुपों का नाम दिया गया, इनर्ट गैस वाला हो गया, नोबल गैस वाला हो गया, ये हो गया आपका हेलोजन, ये हो गया आपका चाल्कोजन, ये हो गया निकोजन, है ना। ये जो कि सफोकेशंस वगैरह क्रिएट करता है, ये सब इसको जहरीली, ये पूरा का पूरा जो ग्रुप है ना वो जहरीले गैस वाले एक समझ लीजिए कि उस श्रेणी में आते हैं, पॉइजनस वाले श्रेणी में भी चले जाते हैं। निकोजिन का साथ पूरा का मतलब वही है, तो सफोकेशन होता है, इसके वजह से क्या होता है? सफोकेशन होता है। समझ आ गया? किसी को कोई प्रॉब्लम बताइए सभी लोग। नो प्रॉब्लम सर, वेरी नाइस, बहुत अच्छा। चलिए और भी कुछ क्वेश्चंस कर लिया जाए, और भी कुछ क्वेश्चंस कर लिया जाए, कर लिया जाए, करा दूं? करा दीजिए, अभी टाइम भी तो है ना अभी इंग्लिश की क्लास स्टार्ट होने में। चलो, अगर आपसे पूछा जाए, क्या पूछा जाए कि सीने बार किसको कहते हो, क्या कहोगे? सीने बार किसको कहते हैं? HGS को। अगर आपसे पूछा जाए गैलेना किसको कहते हो, गैलेना, तो PBS हो गया। क्या हो गया? PBS। अगर आपसे पूछा जाए कॉपर पाइराइट का फॉर्मूला क्या है, जल्दी से बता दो। कॉपर पाइराइट का फॉर्मूला CuFeS2। एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क अगर आपसे पूछा जाए, एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क निम्नलिखित में से कौन है, या वैसे पूछ देगा क्या कहोगे आप? बॉक्साइट। क्या कहोगे बच्चों? बॉक्साइट। अगर आपसे पूछता है कि भाई एल्यूमिना का वैद्युत अपघटन कराते हैं, एल्यूमिना का वैद्युत अपघटन कराते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं, वैद्युत अपघटन कराते हैं, तो उसमें क्रायोलाइट क्यों मिलाते हैं? क्रायोलाइट क्यों मिलाते हैं? क्रायोलाइट क्यों मिलाते हैं? ये भी देख लो। एल्यूमिना का वैद्युत अपघटन में क्रायोलाइट क्यों मिलाते हैं सवाल पूछेगा, तो हमारा जवाब क्या होना चाहिए? क्रायोलाइट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा लोग? Na3AlF6, Na3AlF6, Na3AlF6। एक बार जम के आप लोग सेशन को शेयर कर दो मेरे दोस्त, सेशन को शेयर कर दीजिए ताकि और भी बच्चे जुड़ जाएंगे। आज के सेशन में मजा आ रहा है ना? क्यों मिलाते हैं, इसका आंसर क्या होगा? क्योंकि जो क्रायोलाइट है बच्चों, क्रायोलाइट जो है, क्रायोलाइट एल्यूमिना के, एल्यूमिना क्रायोलाइट जो है वो एल्यूमिना Al2O3 के मेल्टिंग पॉइंट यानी कि क्वथना द्रवणांक को कम कर देता है, द्रवणांक को कम कर देता है, कम
कर देता है, ठीक है सर। और एंड विद्युत चालकता, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, विद्युत चालकता को बढ़ा देता है, विद्युत चालकता को बढ़ाता है भाई, बेनिफिट है ना इसको यूज करने से। अगर आप एल्यूमिना डालते हो, अगर आप एल्यूमिना का वैद्युत अपघटन कराते हो, इलेक्ट्रोलिसिस कराते हो, तो जब भी आप वैद्युत अपघटन कराओगे तो इस बात का ध्यान रखना बच्चों, क्या ध्यान रखना होता है कि उसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है काफी हाई होता है। और वैद्युत अपघटन में जिसका आपको इलेक्ट्रोलिसिस कराना है, जिसका आपको वैद्युत अपघटन कराना है, वो लिक्विड स्टेट में होना चाहिए या फिर एक्वस स्टेट में होना चाहिए, तब जाकर के पूरी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी और अच्छा वैद्युत अपघटन हो पाएगा और अच्छे से प्योर एल्यूमिनियम अलग हो जाएगा और बाकी के एलिमेंट्स जो हैं या फिर जो भी एनोड मड वगैरह होगा वो अलग हो जाएगा। तो उसके लिए हमने क्या किया, क्रायोलाइट को उठाया, हमने क्रायोलाइट को फोन किया, भाई कहां पे हो, आ रहे हैं, जल्दी आओ तुम्हें मिलाना है किसी चीज में। बोला अरे मिलाना है, बोला हाँ आ जाओ, मिलना है। अच्छा, बड़े दिन बाद एल्यूमिना उसकी दोस्त उससे मिलने के लिए आ गया, बेचारा आ गया तो गले मिल के जा, आराम से मिल गया। तो क्या किया, बोला रुको मैं तुम्हें सपोर्ट करता हूं। बोली कैसी सपोर्ट, अरे सपोर्ट तुम्हारा मेल्टिंग पॉइंट इतना हाई क्यों हो गया है, चलो हम रिड्यूस करते हैं। Na3AlF6 जैसे इसमें डालते हैं मेल्टिंग पॉइंट को कम कर दिया तो हम लोगों का काम आसान हो गया। हमने बोला अरे वाह इतनी जल्दी पिघला दिए, बोले हाँ पिघला दिए इसीलिए तो आए थे। ठीक है पिघला दिया, मीठी मीठी बातें करके। विद्युत चालकता, कहा कि अरे तुम अकेली थी, अब तो हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे साथ जब आ गए तो कंडक्टिविटी को भी बढ़ा देते हैं ना। बोले अब तो हमारा काम और आसान हो गया। बोले बढ़ा दिए, बोले हाँ बढ़ा दिए, बात खत्म। ये दो मेजर रीजन होता है बच्चों जिसकी वजह से एल्यूमिना के वैद्युत अपघटन में हम किसको मिलाते हैं, Na3AlF6 यानी कि क्रायोलाइट को। किसको मिलाते हैं जी, क्रायोलाइट को। समझे क्या सभी बच्चे, समझे क्या, बताओ सभी लोग। यस सर। अब आ जाओ कुछ मुख्य बातें। जब आप सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण करते हो, सल्फाइड अयस्कों के सांद्रण के लिए, कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड ओर्स के सांद्रण के लिए आप कौन सी विधि यूज करते हो, फेन प्लवन विधि, फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड, फेन प्लवन विधि, फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड। समझे क्या, यस सर समझे। देखो कितना मजा आ गया, हंस रहे हो। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में मैं बताया हूं कि इस चैप्टर से जो लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, अमोनिया और फास्फीन में अंतर पढ़ लीजिए, हैबर विधि से अमोनिया कैसे बनता है वो पढ़ लीजिए, ओस्टवाल्ड विधि से नाइट्रिक एसिड कैसे बनता है वो पढ़ लीजिए, संपर्क विधि से सल्फ्यूरिक अम्ल अथवा ओलियम कैसे बनता है वो पढ़ लीजिए। तो जो बहुत हॉट है, हॉट क्वेश्चन इसको हम कह सकते हैं। समझ आया सर। 2025 के लिए, 2025 बैच के लिए प्यारे बच्चों, जितने भी बच्चे देख रहे हो मजा आ रहा है पढ़ने में, तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट होगा, अनुरोध होगा कि आप अपने छोटे भाई बहन को ये जरूर बताएं कि साइंस संग्रह ऐप पर अनु सर और उनकी जो खूबसूरत प्यारी सी टीम है जो लगातार मेहनत करती आ रही है काफी वर्षों से, और बहुत अच्छा रिजल्ट जो हम लोगों ने दिया है, नॉलेज के लिए भी हम लोगों ने बच्चों को बहुत अच्छा कंटेंट प्रोवाइड किया है। तो आप लोग जरूर अपने छोटे भाई बहन दोस्तों को जरूर बताएं कि अगले साल आपके जगह पे वो हमारे साथ जुड़ के पढ़ें। और इस वर्ष में उनका एडमिशन स्टार्ट हो चुका है। साइंस संग्रह ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है, इंस्टॉल कर लेना है। तो आप लोग जरूर ने सजेस्ट करिएगा, ये हमारे तरफ से आप लोगों से रिक्वेस्ट होगा, अनुरोध होगा, विनम्र अनुरोध होगा कि आप अपने छोटे भाई बहन को अपनी तरह संतुष्ट रखना चाहते हैं पढ़ाई में और चाहते हैं कि हमारा भाई बहन जो है या दोस्त है वो भी आगे बढ़े। तो उसके लिए आप उन्हें बस एक रेफरेंस दीजिए कि साइंस संग्रह ऐप पे आए, प्रहार 2025 बैच में एडमिशन लीजिए। और हमारा जो कॉलिंग नंबर है वो है 9155181020 पे कॉल कर लेंगे। किसी भी तरह की दिक्कत होगी हमारी पूरी कोशिश रहती है उनको मदद की जाए। बाकी आप तमाम बच्चों से एक अनुरोध रहेगा कि आप लोग प्ले स्टोर पे साइंस संग्रह ऐप को जरूर रेटिंग करिएगा। रिव्यू में जिस तरीके से आपको ये प्लेटफॉर्म हेल्प कर पा रहा है साइंस संग्रह, उसके लिए 2-4 अच्छे शब्द जरूर लिखिएगा रिव्यू के अंदर, बिकॉज आपका रिव्यू हमारे लिए थैंक्स का काम करता है और हमें मोटिवेशन का काम करता है, बाकी आने वाले बच्चों के लिए प्रेरणा का भी काम करती है। तो श्योर आप लोग, मुझे उम्मीद है कि आप लोग जरूर रिव्यू करोगे, प्ले स्टोर पे जाके गूगल प्ले स्टोर पे साइंस संग्रह एप्लीकेशन को रेटिंग दोगे, अच्छी रेटिंग दोगे, बिकॉज ये प्लेटफॉर्म आप लोगों को बराबर हेल्प करते आ रहा है। तो मैं आप लोगों से ऐसी आशा रख सकता हूं, उम्मीद रख सकता हूं अपने परिवार से। चलिए विशेष आगे बढ़ते हैं।
सल्फाइड अयस्क के लिए क्या हो गया, फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड। उसके बाद बच्चों अगर आपसे पूछता है कार्बोनेट अयस्क के लिए तो वो सब सिचुएशन आ जाएगा। जो मेजर क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है। दूसरा, अयस्कों में उपस्थित, ये क्या हो रहा है, अच्छा बिना लिखे क्यों लिखा रहा है, मेरा जैकेट के चैन से, अच्छा। अयस्कों में यानी ओर्स में उपस्थित अशुद्धि, अयस्कों में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हो, गैंग कहते हो। क्या कहते हो बच्चों, गैंग। हाँ, वेरी नाइस बच्चों, थैंक यू सो मच। आप लोगों का यही प्यार तो हमें आपका दीवाना बना दिया है। लव यू ऑल। चलो, अयस्कों में उपस्थित अशुद्धि को गैंग कहते हैं सर। और इस अशुद्धि को निकालने के लिए, अशुद्धि को निकालने के लिए जो पदार्थ मिलाते हैं, निकालने के लिए जो पदार्थ मिलाते हैं, जो बाह्य पदार्थ मिलाते हैं, देखो डिफिनीशन के साथ लिख दिए, मिलाते हैं, उसे क्या बोलोगे, फ्लक्स। क्या बोलोगे, फ्लक्स बोलना है। और जब गैंग और फ्लक्स आपस में मिलते हैं तो मिलने के बाद ये क्या बना लेते हैं बच्चों, स्लैग, जिसको आप हिंदी में क्या कह लेते हो, धातु मल कह लेते हो। क्या कह लेते हो, धातु मल। प्रगलन के केस में क्या होता है बच्चों, जब धातु के ऑक्साइड को कोक के साथ गर्म करते हैं, कोक के साथ गर्म करते हैं, हीटेड विद कोक गर्म करते हैं तो धातु प्राप्त होता है, तो धातु प्राप्त होता है। उसी को क्या कहते हैं, प्रगलन। जैसे देख लीजिए, आपके पास धातु का ऑक्साइड है, कोक के साथ गर्म किया, मेटल हमें धातु प्राप्त हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड वायुमंडल में जाके वायुमंडल को प्रदूषित कर रहा है। आगे आ जाइए, अगर आपके सामने सवाल आ जाए कि निस्तापन क्या होता है, निस्तापन क्या होता है बच्चों, सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में, वायु की आवाज वगैरह मिल रहा है आप लोगों को, यस सर, वायु की एब्सेंस में, अनुपस्थिति में, वायु की अनुपस्थिति में उसके गलनांक से कम ताप पर, बिलो द मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक से कम ताप पर गर्म करते हैं, ताप पर गर्म करते हैं, मैं यहां से लिख रहा हूं, चौथाई वगैरह तुम देख लेना। तो उसे क्या कहते हैं, निस्तापन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा लोग, निस्तापन कहते हैं। और इसमें ध्यान रखना, विशेष करके जो आता है वो कार्बोनेट अयस्क रहेगा। कौन सा अयस्क रहेगा, कार्बोनेट अयस्क रहेगा। चलो, जैसे मान लो आपके सामने है जिंक कार्बोनेट, ZnCO3, खूब गर्म किया, वायु की अनुपस्थिति, निस्तापन में प्लस O2 नहीं रहेगा, वायु की अनुपस्थिति रहेगी। क्या रहेगी, वायु की अनुपस्थिति, ZnO प्लस में CO2 हो गया। देखो, यानी कि निस्तापन से हम क्या प्राप्त करते हैं, मेटल का ऑक्साइड, धातु का ऑक्साइड। अब आपके सामने आ जाता है रोस्टिंग, जिसको आप कहते हो जारण अथवा भर्जन, जारण अथवा भर्जन। जब सांद्रित अयस्क को वायु की उपस्थिति में, यही अंतर है, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, वायु की उपस्थिति में उसके गलनांक से कम ताप पर, उसके गलनांक से कम ताप पर गर्म करते हैं, तो गर्म करते हैं तो उसे जारण कहते हैं। क्या कहते हैं, जारण अथवा भर्जन कहते हैं। लो, इनऑर्गेनिक लगभग आज सट्टा मरवा देते हैं पूरा। ये देखो, अब इसमें क्या हो गया, सल्फाइड अयस्क आएगा। इसमें कौन सा अयस्क आएगा बच्चों, सल्फाइड अयस्क। ध्यान रखना है, ये सब सवाल ऑब्जेक्टिव में बन सकते हैं। जैसे जिंक ब्लेड हो गया, ZnS प्लस O2 देना पड़ेगा, क्योंकि वायु की उपस्थिति में होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। इस सिचुएशन में हमें जिंक का ऑक्साइड मिल गया और सल्फर डाइऑक्साइड वायुमंडल में निकल के चला गया। बोलो जी, समझ आया किसी को, कोई दिक्कत वाली परेशानी नहीं सर, कोई परेशानी नहीं।
अब अगर आपसे पूछ दिया, क्या पूछेगा कि बता दीजिए जिंक ब्लेड का सांद्रण किससे करोगे, कौन सी विधि से करोगे जिंक ब्लेड का सांद्रण? तो भाई जिंक ब्लेड मतलब ZnS, और ZnS का मतलब सल्फाइड हो गया। सल्फाइड के सांद्रण के लिए फेन प्लवन विधि, फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड, फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड, समझ आ गया? फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड, FFM। समझ आया? किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई समस्या? नो सर। चलिए चलिए, बहुत अच्छा, मुझे अच्छा लगा। ये हो गया आपका आज पी ब्लॉक। बढ़िया लगा बच्चों? यस सर जी। तो प्यारे साथियों, अच्छा लगा तो जरूर सेशन को शेयर करिए और मन लगा के पढ़िए, रिवीजन करिए, क्योंकि आपका रिवीजन ही आपको बहुत अच्छा मार्क्स दिला सकता है और आपकी तैयारी अच्छी होनी बहुत जरूरी है बच्चों, बहुत अच्छी तैयारी होनी बहुत जरूरी है। ऑल द वेरी बेस्ट। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से मन लगा के पढ़िए, पैनिक मत होइए, परेशान मत होइए, रिवीजन पे फोकस करिए। आज हमने पी ब्लॉक और उससे पहले अयस्क वाले जो है हमने काफी कोशिश करा है कि आपको रिवाइज करा दे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। और कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि आज का सेशन कैसा रहा, और तमाम बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्यार दीजिए, इसे अभी और आगे लेके जाना है और बड़ा करना है इसे बिहार का नंबर 1 आप लोगों ने बनाया है, अभी और बनाओ, ट्रस्टेड है। आप सबका प्यार हमेशा से मिला है और हमारा मेहनत भी आप लोगों के साथ रहा है और आगे भी रहेगा, न सिर्फ हमारा, पूरी टीम का, आप सबका। ऑल द बेस्ट बच्चों। और ये हमने कोशिश किया है कि इसको इंग्लिश में प्रोनाउंस यूज करके मतलब उच्चारण करके इंग्लिश वाले बच्चों को भी कुछ ज़्यादा हेल्प हो पाए, बिकॉज एक साथ दोनों लिखना थोड़ा सा वो हो जाता है। पर ये सभी क्वेश्चन का PDF मैं आपको साइंस संग्रह एप्लीकेशन के ऊपर दिलवा देता हूं और ये सब क्वेश्चन को इंग्लिश में भी मैं कोशिश करता हूं कि लिखवा दूं। ठीक है जी। ऑल द बेस्ट बच्चों, थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल। आप अपने छोटे भाई को, बहन को, दोस्त को, साथी को एक बस इतना सपोर्ट आपसे मांग रहा हूं, इतना आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि बस आप अपने छोटे भाई बहन को जरूर बताइए, ताकि कल आपके जगह पे वो आपके घर से हो, पढ़े तो अच्छा लगेगा। तो प्रहार 2025 बैच के विषय में उन्हें बताइए, ज्वाइन करें, आर्ट्स, साइंस, हिंदी, इंग्लिश मीडियम सब। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। और अगली 8 बजे से क्लासेस है आपकी क्वेश्चन बैंक की, तो कहीं नहीं जाना है, दिल थाम के बैठना है। 2009 से लेकर के 2023 तक के पूरी इंग्लिश की आपकी खात्मा कराएंगे आज आपके सर। ऑल द बेस्ट बच्चों, बाय, लव यू ऑल। फिर मुलाकात होगी, लेकिन कमेंट मिस मत करना, कमेंट जरूर करना कि आज का सेशन कैसा रहा।